क्या कभी किसी ने सोचा है कि मौत से भी बड़ी कोई चीज हो सकती है? जी हाँ, भगत सिंह ने सोचा था और उसने जवाब खोज भी लिया था, आजादी। तो दोस्तों, ये आजादी हमें फ्री में ही नहीं मिली है, बहुत सारी शहादतों से रंगी हुई है हमारे देश की आजादी। ये कहानी उसी लारचके की है जो एक खेत की मिट्टी में खेलता खेलता अंग्रेजी साम्राज्य को हिला देता है। भगत सिंह का जन्म सितंबर 1907 में पंजाब के गांव बंगा में हुआ था। उसी समय दूर किसी जेल के अंधेरे कोने में उसके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह अंग्रेजों की जंजीरों में कैद थे। भगत सिंह का बचपन बाकी बच्चों से अलग था। जहां बाकी बच्चे खिलौनों के पीछे भागते, वो खेत में हल चला रहे किसानों को देखता और पूछता, ये लोग अंग्रेजों से क्यों लड़ते हैं? घर में आने वाले मेहमान क्रांतिकारी होते, जिनके कपड़ों पर जेल की धूल और आंखों में आग होती। भगत उनकी कहानियों को ऐसे सुनता जैसे कोई बच्चा परियों की कहानी सुन रहा हो। बस फर्क इतना था कि इन कहानियों में परियां नहीं बल्कि खून और बलिदान था। भगत सिंह खेतों में भी बंदूक के साथ खेलता हुआ बताता है कि ये मिट्टी बंदूकें बनाएगी, गोलियां बनाएगी और एक दिन अंग्रेजों को भगा देगी। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ मेला देखने आए थे, कुछ देश की बात करने, लेकिन उनकी खुशियां कुछ ही मिनटों में मौत के सन्नाटे में बदल गईं। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ आया और बिना चेतावनी दिए आदेश दिया, फायर। गोलियों की गूंज, चीखें, गिरते लोग। जान बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में कूद गए और कुछ लोग दीवार कूदने को थे, परंतु सब कुछ असफल रहा। जमीन खून से लाल हो चुकी थी। अगले दिन 12 साल का भगत वहां पहुंचा। उसने टूटी चप्पलों के पास लाशें देखी, माओ के सीने से चिपके खून में भीगे बच्चे देखे। वो झुका, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई। उस मिट्टी की महक में खून की गंध थी। उसने आंखें बंद कर कहा, जब तक इस मिट्टी का बदला नहीं लूंगा, चैन से सांस नहीं लूंगा। उस दिन से वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो एक वादा बन चुका था। 1921 में महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पूरे देश में जलने लगा। भगत भी इस आग का हिस्सा बना। सरकारी स्कूल छोड़ दिया और लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। वो मानता था कि गांधी जी का रास्ता सही है। लेकिन 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, जहां गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी जला दी और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। उस रात भगत ने डायरी में लिखा, जब सामने दुश्मन तलवार लेकर खैरजा हो तो फूल दिखाना, अपने आप को धोखा देना है। उसी दिन उसने ठान लिया कि उसकी लड़ाई तलवार और गोली से होगी, क्योंकि उसे पता था अंग्रेजी राज कानून से नहीं, खून से समझेगा। उधर भगत सिंह के घर शादी के लिए रिश्ता आता है, परंतु भगत सिंह यह सब देखकर घर से चला जाता है और एक पत्र में लिख जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि वो नहीं चाहता कि वो शादी करे, क्योंकि उसने पहले अपना जीवन देश को सौंप दिया है। उसका मकसद यही है कि उसकी जवानी देश के काम आए। फिर उसकी मुलाकात कुछ क्रांतिकारी से होती है, जिनके जरिए भगत चंद्रशेखर आजाद को मिलता है। भगत सिंह के दिल में आजादी की आग देखकर सभी खुश होते हैं। वो सभी आजादी का प्रचार जगह जगह करते थे और अपने साथ और नौजवान भी इकट्ठा कर लेते। परंतु एक दिन पुलिस के साथ हाथापाई होने बाद आजाद भगत को कुछ दिन के लिए पंजाब भेज देते हैं। वो पंजाब आकर भी आजादी का प्रचार करते। एक दिन किसी ने उनकी जानकारी अंग्रेजों को दे दी और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह उनकी पहली गिरफ्तारी थी। जेल में उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है, परंतु वो कहाँ टस से मस होने वाले थे। इधर भगत सिंह के पिताजी 60,000 रुपए देकर भगत की जमानत करा लेते हैं। 1924 में भगत ने नौजवान भारत सभा बनाई। वो गांव गांव जाता, नौजवानों से कहता, तुम्हारे हाथ खेत जोतने के लिए नहीं, इस मिट्टी को बचाने के लिए बने हैं। वो रूस की क्रांति पढ़ता, लेनिन के विचार अपनाता। अब उसकी नजर सिर्फ अंग्रेजों को भगाने पर नहीं थी। वो एक ऐसे भारत का सपना देख रहा था जहाँ कोई भूखा न मरे, कोई जाति के कारण अपमानित न हो। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया। भगत सिंह और उसके साथी भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट ने पुलिस को आदेश दिया, मारो इन्हें, पीछे मत देखना। लाठियां बरसी, इतनी बेरहमी से कि लाला जी की पसलियां टूट गईं। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। भगत ने अपनी आंखों में आंसू दबाते हुए कहा, हम लाला जी की मौत का बदला खून से लेंगे। भगत सिंह और उसके साथी अंग्रेज अफसर को मारने का प्लान बनाते हैं, परंतु चंद्रशेखर आजाद उनको समझाता है कि यह करना इतना आसान नहीं है। प्लान बना लिया जाता है। 17 दिसंबर 1928 सर्द हवाएं चल रही थीं। एक बाइक पर आ रहा अफसर जॉन सॉन्डर्स, आपस में बातचीत चलती है कि यह तो जेम्स स्कॉट नहीं है, यह तो कोई और अफसर है। फिर आखिर समय फैसला करते हैं कि क्या हुआ अगर वो नहीं है तो अंग्रेज अफसर ही, ये भी तो सजा का उतना ही हकदार है। राजगुरु ने गोली चलाई, भगत ने कवर किया, आजाद ने रास्ता साफ किया, सॉन्डर्स वहीं ढेर हो गया। अंग्रेजी पुलिस पागल हो गई, लेकिन भगत पहले ही लाहौर से निकल चुका था। अब भगत सिर्फ पंजाब में नहीं, पूरे भारत में एक नाम बन चुका था। 8 अप्रैल 1930 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ एंट्री करता है। सभा चल रही थी, तभी एक खाली जगह देखकर बम गिराया जाता है। धुआं फैल गया, लोग चीखने लगे, लेकिन कोई मरा नहीं और ना ही किसी को कोई चोट आई, क्योंकि यह बम खाली जगह देखकर फेंका गया था ताकि किसी को नुकसान ना हो, बल्कि यह तो अंग्रेज हुकूमत के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए था। भगत और बटुकेश्वर दत्त वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे, इनकलाब जिंदाबाद। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। गिरफ्तार होते हुए भगत ने कहा, हम बम से मारना नहीं चाहते थे, हम बम से सोए हुए को जगाना चाहते थे। भगत सिंह और उनके साथियों को काले पानी की सजा के लिए भेज दिया जाता है। जेल में भी भगत सिंह ने अपने साथियों के लिए नहीं बल्कि और भी कैदियों के लिए आंदोलन किया। वो कहता, हम कैदी नहीं इंसान हैं, हमें इंसान जैसा व्यवहार चाहिए। जेल
जेल में भगत सिंह ने 116 दिन की भूख हड़ताल की। दिन गुजरते गए, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसकी आंखों की आग और तेज होती गई और आखिर में जीत नसीब हुई। वो जेल में किताबें पढ़ता, साथियों को प्रेरित करता। उसकी कलम से ऐसे विचार निकलते जिन्हें आज भी पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतना ही काफी नहीं था। सैंडर्स को मारने का केस चलाया जाता है और गवाह तैयार किए जाते हैं, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो क्रांतिकारियों के सामने गवाही दे। दूसरी बार कोर्ट का सेशन भंग होने पर पहली बार ऐसा देखा गया कि बिना मुलज़्ज़म के ही कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया हो। यह खबर बाहर आने पर लोगों में गुस्सा आता है और जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। भगत सिंह और उसके साथियों को सैंडर्स को मारने और बम गिराने के लिए सजा मौत सुनाई जाती है। यह सुनकर भगत सिंह भी खुश होते हैं, क्योंकि उनको पता था यह सब पहले ही तय हो गया था। कोर्ट में तो बस एक दिखावा हो रहा था। वो देश के लिए बचपन से ही जान कुर्बान करना चाहते थे। ब्रिटिश हुकूमत को खौफ था कि भगत सिंह की फांसी लोगों में और आग न लगा दे, इसलिए फैसला किया जाता है कि भगत सिंह और उसके साथियों को तय समय से पहले फांसी दी जाए। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल की वो रात गहरी थी, लेकिन जेल के उस कमरे में एक अजीब सी रोशनी थी। उस समय भी भगत लेनिन की बुक PRH रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों हंसते हैं। उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। जेल में यह खबर आग की तरह फैल जाती है और बाकी कैदी भी इसका रोष करते हैं। तीनों साथी खुशी खुशी जा रहे थे, गाना गा रहे थे, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। जब जल्लाद आया, जेलर भगत सिंह को उनकी आखिरी इच्छा पूछता है तो भगत ने कहा वो अपने साथियों को गले लगकर मिलना चाहते हैं। तो एक बार उनके हाथ खोले जाते हैं और तीनों आखिरी बार खुश होकर एक दूसरे को गले लगकर मिलते हैं। तीनों मिलकर नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। भगत सिंह खुश थे क्योंकि वही पल आ गया था जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। वो खुश थे कि उनकी शहादत देश की आजादी की जंग में आग की तरह काम करेगी। भगत सिंह ने अपनी किताब भी लिखी थी, Why I Am an Atheist। हर कोई ऐसा पहली बार देख रहा था कि कोई हंसता हंसता फांसी लग रहा हो। वो फांसी का रस्सा चूमते हैं, रस्सी गिरी और तीनों के शरीर झूल गए, लेकिन ऐसा लगा जैसे हवा में उनकी आवाज गूंज रही हो, तुम मुझे मार सकते हो पर मेरे ख्वाबों को नहीं। परंतु तीनों के शव उनके घर वालों को सौंपने की बजाय सतलुज के किनारे पर ऐसे ही जलाने का फैसला करते हैं, क्योंकि अंग्रेज हुकूमत को यह भी डर लग रहा था कि कहीं यह तीनों की शहादत लोगों में आजादी के लिए बगावत का काम ना कर दे। परंतु उनकी फांसी की खबर आग की तरह फैल गई थी। जेल के बाहर बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और सतलुज के पास यहाँ शव जलाए जा रहे थे। लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं और गुस्साए लोग अंग्रेजों को वहां से भगा देते हैं। उस दिन सभी जगह मातम का माहौल छा गया था। काफी घरों में खाना तक नहीं बना था। भगत सिंह ने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। भगत सिंह सिर्फ 23 साल जिए, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। उनकी सोच, उनकी बहादुरी आज भी हर दिल में जिंदा है और रहेगी भी। भगत सिंह का मानना था कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं, बल्कि गरीबी, अन्याय और अज्ञानता से भी होनी चाहिए। उनके प्रसिद्ध शब्द थे, मैं ऐसे इनकलाब का पक्षधर हूँ जो इंसान के साथ होने वाले हर अन्याय का अंत कर दे। जय हिंद। मिलते नई कहानी में।